हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण। जीके गुरुकुल एंड सिविल्स मंथन में आप सबका स्वागत है। इसके पहले लेक्चर में हमने स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में पढ़ा था। अभी नेक्स्ट हम पार्लियामेंट के ही चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन के ऑफ राज्यसभा के बारे में देखेंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है ऑफ द राज्यसभा। पहले भी हमने बताया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी एज अ वाइस प्रेसिडेंट कोई खास फंक्शंस नहीं होते परफॉर्म करने के लिए, उसको एज अ चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ही परफॉर्म करना होता है और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस होता है। चेयरमैन जो है वो एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या तो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने लायक अभी नहीं है, बीमार हैं, या फिर भारत से बाहर गए हुए हैं किसी दौरे पे, या फिर उनका अभी के लिए ऑफिस जो है वो एब्सेंट है, तो इस केस में इनकी एब्सेंस में जो चेयरमैन है वो एज अ प्रेसिडेंट परफॉर्म करेंगे। उस टाइम में जो चेयरमैन की जो ड्यूटीज हैं वो डेप्यूटी चेयरमैन के द्वारा परफॉर्म की जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट चेयरमैन थे एस राधाकृष्णन, उनका नाम दिया है और आगे टेबल बनाया है। ये क्वेश्चंस कभी पूछ सकते हैं, ये आप ध्यान रखना, इसको अच्छे से देख लेना। चेयरमैन ऑफिस से चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है, जैसे कि इनको सेम प्रोसीजर है जैसे हमने पहले भी देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है तो इनका जो रिमूवल का इनिशिएशन है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से ही हो सकता है, लोकसभा नहीं कर सकती। राज्यसभा में जब ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से जब पास हो जाता है तब इसको लोकसभा के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। और जो डिप्टी चेयरमैन है उनको रिमूवल का भी सेम ही प्रोसेस है। और चेयरमैन का रिमूवल तभी माना जाता है जब उनको एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनकी कुर्सी से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनकी पावर्स हैं। जो पावर्स ऑफ द राज्यसभा है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है एंड लोकसभा, इनकी ऑलमोस्ट सेम है। जैसे स्पीकर के पास पावर्स होती हैं वैसी राज्यसभा के पास होती हैं, लेकिन इसमें ना एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है, ये आपको रट लेनी है दोनों की दोनों। इसमें क्या है कि देखो, एक तो स्पीकर के पास पावर होती है कि वो मनी बिल डिसाइड कर सकता है, ये उसकी डिस्क्रिशन होती है, वो डिसाइड अगर कर ले तो फिर उसके ऊपर कोई और क्वेश्चन या डाउट नहीं रहता है। एक ये होता है कि वो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस जो होता है, 2 हाउस का ज्वाइंट सिटिंग होता है, उसको प्रिजाइड करता है। ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड करना एंड मनी बिल डिसाइड करना। लेकिन ये जो पावर्स है ना, मनी बिल वाली और ज्वाइंट सिटिंग वाली, ये दोनों की दोनों चेयरमैन के पास नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में बाकी सारे जो पॉइंट्स है ना चेयरमैन के, वो सेम ही एज अ स्पीकर। जैसे जब स्पीकर के अगेंस्ट उसके रिमूवल का इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है, रेजोल्यूशन पास हो जाता है, तब वो जो इक्वालिटी ऑफ वोट होता है उसमें वोट नहीं कर सकता, लेकिन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस कर सकता है। मतलब जब सारे मेंबर किसी बिल के ऊपर वोट कर रहे हैं उन सारों में से ही ये करेगा। लेकिन जब ये स्पीकर होता है तब ये जब सारे मेंबर कर रहे होते हैं इन द फर्स्ट इंस्टेंस तब वोट नहीं करता, लेकिन ये तब वोट कर सकता है जब इक्वल हो जाए वोट्स, मतलब कि जितनी पॉजिटिव में हाँ में वोट्स हैं उतनी ही ना में वोट्स होगी, तब उस केस में इक्वालिटी ऑफ वोट को भंग करने के लिए स्पीकर अपना वोट डाल सकता है। सेम इन द केस ऑफ चेयरमैन भी है। चेयरमैन क्या करता है कि फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डालता किसी बिल के ऊपर जब सब पूरे हाउस की वोटिंग हो रही होती है, लेकिन इन द इक्वालिटी ऑफ वोट जब हो जाता है तब उस चीज को कैंसिल आउट करने के लिए ये अपने वोट का प्रयोग करता है। लेकिन जब इसके अगेंस्ट भी इसके रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है, उस टाइम पे ये भी इन द फर्स्ट इंस्टेंस ही वोट करता है, क्योंकि मेंबर तो तब भी है ही ना पार्लियामेंट का। लेकिन ये इक्वालिटी ऑफ वोट वाले में तब अपना वोटिंग नहीं दे सकता, वो पावर इससे तब चली जाती है। दूसरा ये है कि जब रिमूवल इसके जैसे स्पीकर में भी सेम था, इसमें भी सेम है कि जब रिमूवल का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाता है तब ये स्पीक तो कर सकता है प्रोसीडिंग्स में, हाउस के प्रोसीडिंग्स में पार्ट भी ले सकता है, लेकिन उस टाइम में ना बाकी सब चीजें सेम है, लेकिन उस टाइम बस यही एक चीज है कि वो वोट जो होता है वो इक्वालिटी ऑफ वोट नहीं कर सकता होता है। नेक्स्ट जो है ये है कि इसकी जो सैलरीज होती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इसकी और डिप्टी चेयरमैन की
चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की जो सैलरीज हैं वो स्पीकर की तरह ही फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उससे ही ली जाती हैं। ये इसके ऊपर पार्लियामेंट वोट नहीं करता है एनुअली। दूसरा, जैसे हमने स्पीकर के केस में देखा था वही इसमें, बाकी सारी चीजें ना ऑलमोस्ट सेम ही है, आप ऐसा मान सकते हो। तो अगर आपने पेपर में कोई चीज मान लो नहीं पता है तो आपको स्पीकर का लेकिन याद है, लेकिन इसका नहीं याद है। जैसे मान लो पैनल आ जाए कि जो राज्यसभा का पैनल होता है, जो नंबर ऑफ पर्सन्स का चेयरमैन चूज होने के लिए एक पैनल बनाया जाता है, वो बाय प्रेसिडेंट होता है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, भले आपको इसका नहीं पता है। अगर आपको ये याद है ना कि लोकसभा में स्पीकर वो पैनल को इलेक्ट करता है, तो तब आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो कि अगर लोकसभा में स्पीकर करता है तो फिर राज्यसभा में चेयरमैन करेगा, ये ऑब्वियस बात है। तो यहाँ से आप लिंक करके ऐसे निकाल सकते हो, मतलब जो चीजें राज्यसभा में लोकसभा में स्पीकर करता है वो राज्यसभा में चेयरमैन के द्वारा की जाती हैं, सेम चीजें। तो अगर आप एक का याद रख लोगे दूसरे का काम अपने आप से हो जाएगा। लेकिन ये एक्सेप्शन जो है ये ध्यान में रखनी है, ये रिपीट हो चुके हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ। वैसे ही जो पैनल चूज किया जाता है 10 मेंबर का, कि जब चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन दोनों एब्सेंट हो जाएं और उस 10 पैनल में से कोई एक बंदा फंक्शन परफॉर्म करता है एज अ चेयरमैन ऑफ द हाउस, जब लेकिन सिर्फ जब वो एब्सेंट होते हैं, वेकेंट नहीं। वेकेंट के केस में तो दोबारा से इलेक्शन होके चूज होके आएंगे, ठीक है। ये भी चेयरमैन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हम देख लेते हैं प्रिविलेजेस ऑफ द पार्टी। पहले देखते हैं कि ये प्रिविलेजेस को एंजॉय कौन कौन कर सकता है। पहला तो इसमें है कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करेंगे, प्लस साथ में अटॉर्नी जनरल भी करेगा। ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तो चलो हो ही गया कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट सारे जो हैं वो ये प्रिविलेजेस को एंजॉय करेंगे। साथ में अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि प्रेसिडेंट भी इंजॉय करता है, या फिर साथ में आ जाए कि गवर्नर भी इंजॉय करते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा से आ जाए, जस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी डाल दूं, तो हमें लगेगा कि हाँ ये भी अच्छी पोस्ट है, पोजीशंस हैं, मतलब कि ये तो हम जैसे बोलते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है इनको, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को, तो ये भी करेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो भाई ये ध्यान में रखना है, अटॉर्नी जनरल, सिर्फ अटॉर्नी जनरल एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ये दो ही हैं जो इसको एंजॉय करते हैं। बाकी पीएम तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, तो ऑब्वियस है उसी में ही वो आ जाएंगे। ये दो तरीके की होती हैं, इंडिविजुअली भी वो एंजॉय करते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली भी वो एंजॉय करते हैं, वो भी नीचे होगा कलेक्टिवली वाला, वो भी देख लेंगे। इसमें ये होता है कि दोनों हाउसेज में दोनों हाउस के जो मेंबर्स हैं उनको ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और सिर्फ यही नहीं, उसके जब पार्लियामेंट का सेशन होना है, स्टार्ट होना है, उससे 40 दिन पहले एंड 40 दिन बाद भी उनके अगेंस्ट किसी भी तरीके की जो प्रोसीडिंग्स हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स हैं, सिर्फ सिविल केसेस में वो नहीं की जा सकती। लेकिन क्रिमिनल में तो हो सकती है। मान लो वो कोई मर्डर केस या मर्डर चार्ज हो गया उनके अगेंस्ट, मान लो उन्होंने किसी के मर्डर में जो कॉन्स्पिरेसी में वो इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा नहीं है कि तब भी उनको ये प्रिविलेज मिलेगी कि 40 दिन पहले तक उनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, और सेशन के दौरान तो बिल्कुल ही नहीं कोई कर सकता है, सेशन के 40 दिन बाद भी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस में, ये यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। सिविल केसेस में, ये नेक्स्ट लाइन में है, सॉरी, यहाँ पे सिविल केसेस में उनको 40 दिन का इम्यूनिटी है। ड्यूरिंग द सेशन ऑल्सो नोबडी कैन अरेस्ट देम। उसके बाद में पार्लियामेंट में कोई भी जो सेशन हो रहा है, सेशन के दौरान किसी भी चीज के लिए उनको विटनेस बनने के लिए समन नहीं किया जा सकता। उनका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एक बाउंड्री में ही है, जो मतलब कि पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया है, उसके अंदर वो ऐसे नहीं बोल सकते कि कुछ भी कोई भी चीज बोलते रहें जो यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए मतलब कि जो फेवरेबल नहीं है, ऐसी कोई चीजें वो बोल नहीं सकते। तो ये भी एक लिमिटेड हो जाता है उनके लिए। वैसे तो चलो कॉमन बात है ना, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि हम बोलेंगे भी क्यों, हमारी देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी से जिसको कोई खतरा है, या फिर कुछ इस तरह का कम्युनल जो कमेंट है जो अभी देश में फिलहाल ये नूपुर शर्मा की जो एक उसने डिबेट में बोल दिया, उसकी वजह से जो हल्ला हो गया है पूरे इंडिया में ही, और इंडिया की इमेज को बाहर भी इम्पैक्ट हुआ है। तो ऐसी चीजें किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए। कोई भी धर्म किसी को ये नहीं बोलता कि आप किसी से चोरी करके खाओ, या फिर किसी से छीन के खाओ, या अपने हक की कमाई ना खाओ। तो आई थिंक सभी धर्मों का जो मूल चीजें हैं वो सेम ही है कि एकजुटता से रहो, प्यार से रहो, प्रेम की भावना से रहो।
तो हमें ऐसे कमेंट वैसे भी कभी पास नहीं करने चाहिए ना, हम इंडियन हैं और एक यूनिटी से रहना चाहिए, पर रिलीजन सबका हमारा बहुत ही पर्सनल मुद्दा होना चाहिए। चलो खैर, ये चीज मैंने काफी एक्स्ट्रा बोली है। नेक्स्ट ये है कि पार्लियामेंट ना कभी भी हाई कोर्ट का एंड सुप्रीम कोर्ट का जो कंडक्ट है उसको डिस्कस नहीं कर सकता अनलेस की रिमूवल ऑफ द जो जजेस है वो मोशन है जो उसके रिगार्डिंग चीजें चल रही हैं। तो उसकी जो ड्यूटीज हैं, जब जजेस की हम करते हैं कि अगर इम्पीच करना है उनको, तो उन्होंने कौन सी ड्यूटी की, किस बेसिस पे, या फिर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने किया है, तो सिर्फ वही डिस्कस हो सकता है जब उनके रिमूवल के लिए चल रहा होता है जजेस का। अदरवाइज उनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं करते। एंड ये अदर वे राउंड भी है, मतलब कि कोर्ट्स को भी प्रोहिबिशन है, वो भी प्रोहिबिटेड है कि वो इंक्वायरी जो है इंक्वायर नहीं कर सकती प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस को, कोर्ट भी नहीं कर सकती प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस को इंक्वायरी। ये जो पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। नेक्स्ट आता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें है कि इंटरनल जो अफेयर्स हैं उसको रेगुलेट करना, ठीक है, कौन कौन सी मिसबिहेव ना करना, कौन कौन सी चीजें हमें पब्लिश करनी है, कौन सी नहीं करनी है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि कोर्ट भी प्रोहिबिटेड हैं, ये भी कलेक्टिव वाली में ही आता है। उसके बाद में है कि अगर किसी भी मेंबर को मान लो कि अरेस्ट किया जाता है, या डिटेंशन पे है, या कन्विक्शन हो गया है किसी ऑफेंस को लेके, इम्प्रिजनमेंट हो गया है, या फिर रिलीज ऑफ द मेंबर है जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, मान लो उसको अरेस्ट और ये सब चीजें हैं, तो उसके लिए इमीडिएट इन्फॉर्मेशन लेना भी एक तरह से उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आता है, कि कलेक्टिव प्रिविलेजेस में आता है कि वो ऐसा उनके पास प्रिविलेज है कि अगर कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है और वो कोई पकड़ा गया है किसी जुर्म में या कुछ भी, तो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं कि क्या बेसिस पे हैं, कैसे उनको किया गया है। और किसी भी मेंबर को पकड़ा नहीं जा सकता, या फिर कोई भी लीगल प्रोसेस उनके अगेंस्ट स्टार्ट नहीं किया जा सकता, सिविल हो या क्रिमिनल हो, विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की परमिशन लेना जरूरी है। ये भी इनकी कलेक्टिव प्रिविलेजेस में आ जाता है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी प्रिविलेजेस में मैंने आपको बता दी। और नेक्स्ट जो है वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स इन द पार्लियामेंट। ये थोड़ा अभी लंबा डिटेल में टॉपिक चलेगा आगे, तो सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज यहीं तक डिस्कस करते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन में हम लेजिस्लेटिव पावर्स प्रोसीजर्स इन द पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।